हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम। और बेटा हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ऊपर लिंक दे दिया गया है, वो आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा हम नियम के बारे में। रासायनिक संयोजन के नियम में हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम को एक और नाम से जाना जाता है निश्चित संघटन का नियम। इस नाम से भी हम इसको बेटा जानते हैं। देखते हैं ये नियम हमें क्या कहता है, क्या सिखाता है हमें ये नियम बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। इस नियम को सन 1799 में किसने दिया था भाई? जोसेफ प्राउस ने दिया था। जोसेफ प्राउस ने दिया था बेटा 1799 में। जोसेफ प्राउस ने दिया था। इन्होंने कहा कि आप किसी भी यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करो, किसी भी यौगिक को कहीं से, नेचुरल उठा लो, संश्लेषित कर लो, बना लो खुद से, समझ रहे हो बात को बेटा, या किसी भी विधि के द्वारा बनाओ। उस यौगिक के अंदर जो तत्व होंगे उन तत्वों का भारात्मक अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा बेटा। उन तत्वों का भारात्मक अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ये कहते हैं जोसेफ प्राउस। मतलब मैं समझाता हूं बेटा आपको। मान लीजिए मेरे पास H2O है, ये एक यौगिक है बेटा H2O। अब आप जानते हो इस H2O के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस H2O के अंदर क्या बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। तो ये कहता है नियम कि आप H2O को कहीं से भी प्राप्त करो। आप H2O को नदी से उठा के लाओ, आप कुएं से उठा के लाओ, आप बारिश का पानी ले लो, आप बेटा समुद्र का पानी ले लो, आप तालाब का पानी ले लो, कहीं से भी उठाओ इस H2O को, जल को कहीं से भी लाओ। जल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, भारात्मक अनुपात। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन कितने बेटा इसके अंदर? 2। तो मैं लिख सकता हूं 2:16। 2 से काट दूंगा तो ये 1 आएगा, 1:2 से काट दूंगा तो ये 8 आएगा। तो कितना आने वाला है बेटा? 1:8। क्लियर है? कितना आने वाला है बेटा? 1:8। यानी कि आप जल को कहीं से भी प्राप्त करो, जल के अंदर हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। और वो क्या होने वाला है? 1:8 होने वाला है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का भारात्मक अनुपात कितना होता है। तो आपको बताना चाहिए कितना होता है बेटा? 1:8। क्लियर है बात? चलिए अब नियम समझते हैं। नियम क्या है? यह नियम सन 1799 में जोसेफ प्राउस ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत, कहीं से भी या किसी भी विधि से बनाया जाए, चाहे यौगिक को आप कहीं से प्राप्त करो, हमेशा उस यौगिक के अंदर जो तत्वों के बीच का भारात्मक अनुपात होगा, यानी कि द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो बेटा। यदि आप पानी मतलब H2O का नमूना किसी कुएं से लाए, नदी से लाए या किसी भी अन्य स्रोत से लेते हैं, स्रोत मतलब भाई आप कोई रासायनिक विधि से बना रहे हो, या तालाब, बहुत भी अन्य सोर्स है हमारे पास पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना रहेगा बेटा? 1:8 रहेगा। निकाल के दिखाया मैंने अभी आपको, कितना आने वाला है? 1:8। इसी प्रकार यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CO2, को किसी भी विधि से बनाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना होने वाला है? 3:8। कितना होगा बेटा? 3:8। इसे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 12,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 16। तो चेक करो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक परमाणु का 16 और ऑक्सीजन के परमाणु है कितने 2, तो 16 दूनी 32, 12:32। अब बेटा आप जानते हो ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 6 बार कट जाएगा, 6 अनुपात, ये 2 से कटेगा तो 16, तो 6:16। अभी भी ये 2 से कट सकता है तो मैं इसे भी 2 से काट दूंगा, 2 से कटेगा तो 3, अनुपात 2 से कटेगा तो बेटा 8। तो आगे ना देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात कितना होगा CO2 के अंदर, 3:8, 3:8। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छा बेटा, नियम समझ में आया बहुत अच्छे से। इतना ही है नियम और ये एग्जाम्पल्स है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है और ये एक एग्जाम्पल देना इनमें से। लेकिन मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, क्लियर, सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे हम तो यहां से। तो आगे भी देखिए बेटा, जोसेफ प्राउस्ट का प्रयोग, जोसेफ प्राउस्ट का एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या कहा, जोसेफ प्राउस्ट ने क्या लिया बेटा, क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 ये लिया बेटा, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्लियर है बात। और उन्होंने इस क्यूप्रिक कार्बोनेट को प्राकृतिक रूप से भी लिया, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल अवस्था में पाया जाता है, और साथ में संश्लेषित अवस्था में भी लिया। संश्लेषित मतलब जो बनाया जाता है, ठीक है, दोनों अवस्था में लिया। देखो, प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 के 2 नमूने के साथ प्रयोग किया, जिनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। एक तो प्राकृतिक था और दूसरा क्या था बेटा, संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन समान था। प्राकृतिक में जो था वही बेटा संश्लेषित में था, इन्होंने पाया। जैसे कि नीचे दिखाया गया है, ये नमूना है क्यूप्रिक कार्बोनेट का, राइट। तांबे का प्रतिशत, क्योंकि क्यूप्रिक कार्बोनेट में फॉर्मूला क्या है, CuCO3। क्यूप्रिक कार्बोनेट में Cu है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो तांबा है, तांबा मतलब Cu, कार्बन मतलब C, ऑक्सीजन मतलब O2 O। तो प्राकृतिक रूप से तांबे का जो प्रतिशत आया वो आया बेटा 51.35, और जो कार्बन का प्रतिशत आया हुआ है 9.74, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आया हुआ है 38.91। जब हमने संश्लेषित में देखा तो संश्लेषित में भी इतना ही था जितना प्राकृतिक रूप में था। तो इन्होंने कहा कि आप भाई कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट को कैसे ही प्राप्त करो, कहीं से प्राप्त करो, उसके अंदर जो भार का अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। मतलब ये स्रोत पे डिपेंड नहीं करता, इनका बीच का जो तत्वों के बीच का रेशियो होगा वो स्रोत पे डिपेंड नहीं करता। तो अतः इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर ना करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं, निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। तो अब और अच्छे से क्लियर हो गया आपको, जब मैंने आपको प्राउस्ट का एक्सपेरिमेंट बताया, अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये नियम। क्लियर है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल कह रहा है 0.7 ग्राम Fe मतलब आयरन और 0.4 ग्राम सल्फर H संयुक्त होकर FeS बनाते हैं। मतलब भाई 0.4 ग्राम Fe की क्रिया 0.7 ग्राम Fe की क्रिया हम करा रहे 0.4 ग्राम सल्फर से, और इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, Fe बनाया। तो ये जो Fe है बेटा आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभी मैंने बताया था आपको, पिछला लेक्चर यही था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यानी कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो FeS बना होगा टोटल कितना बना होगा, टोटल बना होगा बेटा 1.1 ग्राम। जितना ये होगा अभिकारकों का उतना उत्पाद होगा। 1.1 ग्राम में Fe कितना है बेटा, FeS 0.7 ग्राम, सल्फर कितना है, सल्फर है 0.4 ग्राम। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो यानी कि ये कह रहा है 0.7 ग्राम Fe और 0.4 ग्राम सल्फर संयुक्त होकर FeS बनाते हैं। तो हम ये मैंने आपको समझाया, ध्यान रखना काम आएगी ये बात। FeS बनाते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी आपको इतनी। चलिए
तो आगे का दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2.8 ग्राम Fe युक्त HCl, यानी कि इस HCl के अंदर Fe है और Fe कितना है बेटा 2.8 ग्राम युक्त HCl को Na2S सोडियम सल्फाइड से अभिकृत, अभिकृत मतलब क्रिया कराने पर 4.4 ग्राम FeS प्राप्त होता है। अब FeS कितना प्राप्त हुआ जब हमने रिएक्शन कराई दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4.4 ग्राम अवक्षेपित होता है। तो कह रहा है कि भाई दिखाइए स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं ये आंकड़े। प्रयोग फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, हमने देखा जो Fe अनुपात S है, Fe अनुपात S है, Fe की मात्रा कितनी थी बेटा 0.7, S की मात्रा कितनी है 0.4। अरे है ना, बताओ भाई। अब मुझे बताओ 0.7 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा, ऊपर कितना बचेगा 7, नीचे कितना बचेगा 4, तो मैं इसे लिख सकता हूं 7.4 लिख सकता हूं ना भाई। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7.4। तो यहां पर प्रयोग फर्स्ट में Fe और सल्फर के बीच का जो भारात्मक अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.4। तो अगर एक्सपेरिमेंट 2 में भी यही अनुपात आ गया तो हम कह देंगे ये किसका नियम का पालन करता है, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। तो देखते हैं बेटा इसी चीज को। एक्सपेरिमेंट सेकंड देखो बेटा, Fe अनुपात S, यहां पर देखना, यहां पर Fe अनुपात S यहां पर। अब मुझे बताओ Fe की क्वांटिटी कितनी थी, कितने लिए अपने 2.8 ग्राम, तो Fe तो हो गया 2.8 ग्राम, राइट। अब मुझे बताओ यहां पर ये FeS कितना मिल रहा है 4.4 ग्राम, जिसमें 2.8 ग्राम तो किसके हैं Fe के हैं। तो भाई 4.4 में से 2.8 घटा दो, किसके निकल के आ जाएगी मात्रा, सल्फर की मात्रा निकल के आ जाएगी। भाई टोटल FeS इतना मिल रहा है ना। Fe कितना है, Fe है भाई 2.8 ग्राम, तो सल्फर निकालना है तो 4.4 में से घटा दो 2.8 ग्राम। चलिए घटाते 2.8, 4 में से 8 नहीं जा सकते, एक इधर से लिया, 14 में से 8 गया 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, यानी कि कितना बचा बेटा 1.6 बचा। आ गया नहीं आ गया बताओ 1.6। तो Fe का तो बेटा कितना है, Fe का कितना है 2.8 अनुपात सल्फर कितना 1.6 आ गया नहीं आ गया बताओ, बहुत बढ़िया। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 28 बचेगा और नीचे 16, तो मैं लिख सकता हूं 28 अनुपात 16 लिखा जा सकता है कि जल्दी बताओ 28 अनुपात 16, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब यहां बताओ ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 16 दूनी 28, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, कट जाएगा नहीं। अभी भी ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो आ गया नहीं आ गया 7 अनुपात 4, आ गया नहीं आ गया। ऊपर भी इतना ही है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में भी इतना ही है, एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी इतना ही है। तो हम कह सकते हैं दोनों प्रयोगों में यौगिक के तत्वों में समान भारात्मक अनुपात है, समान भारात्मक अनुपात है जो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है। बात समझ में आई आपको, स्थिर का नियम अच्छे से क्लियर हुआ। तो अगर बेटा आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं नियम, अगर आपको और आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।